हिस्ट्री के इस चैप्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है नेशनलिज्म, और थ्रू आउट द चैप्टर हम इसके ही मीनिंग को एक्सपैंड होते देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली तो मीनिंग कॉमन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना एज ए पॉलिटिकल टूल मीन्स एज ए आइडियोलॉजी विच हेल्प टू अचीव पॉलिटिकल एम। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 हो चुका है, 1 हो चुका है, और आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉड्यूल 3। ये बेसिकली है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। सो समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का ये स्टोरी है जिसको हमें समझना है, और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली ये फिगर आउट करेंगे कैसे नेशनलिज्म का मीनिंग जो है सिर्फ वॉर और रिवॉल्यूशन से परे कुछ और चीज़ों के कारण भी कैसे इवॉल्व होता है। सो अभी तक हम लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि ये पूरी ही स्टोरी का जो टाइम लाइन है 1789 ऐसा टाइम था जहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण होता किसके कारण है? मिडिल क्लास पीपल। इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था फ्रीडम, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन टू देयर प्रॉपर्टी, ये जो भी अपना प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हैं उसका प्रोटेक्शन, इस तरीके से इनका डिमांड था। इन्होंने रिवॉल्यूशन किया, जो मोनार्की रूल था उसको रिप्लेस करके दे केम इन पावर, वी कॉल देम रिवोल्यूशनरी। लेटर समवेयर अराउंड 1797 और 99 व्हाटएवर, नेपोलियन केम इन पावर। जब नेपोलियन वापस से आया तो इन्होंने वापस मोनार्की रीस्टैब्लिश कर दिया। ही अगेन रीस्टैब्लिश्ड मोनार्की, बट एट द सेम टाइम जो रिवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था, न्यू मेजर्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसको इन्होंने चेंज नहीं किया। इवन जैसे कि इन्होंने फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया नेपोलियन ने, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वडम खत्म कर दिया, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। तो यूरोप में रहने वाले जो अदर किंगडम थे, अदर मोनार्की इन यूरोप, ये उनके लिए एक चैलेंज था, बिकॉज दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन देयर ओन किंगडम। तो इन्होंने क्या किया? इनके अगेंस्ट वॉर किया, वॉर करके नेपोलियन को डिफीट किया बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट करने के बाद फिर एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना। इस ट्रीटी का आउटकम ये हुआ, हर जगह जहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था वापस से हर जगह जो है मोनार्की या कह लो डायनेस्टिक रूल, या कह लो वापस से कंजर्वेटिव रूल रीएस्टैब्लिश। सो दे वर लिबरल, नाउ कंजर्वेटिव रूल रीएस्टैब्लिश। ये बात है 1815 की। अब स्टोरी आगे बढ़ रहा है। कंजर्वेटिव रूल के रीएस्टैब्लिश होने के बाद जो भी यहां पे रिवॉल्यूशनरीज थे, रिवॉल्यूशनरीज फेस ह्यूज सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि देखो, रिवॉल्यूशनरीज दे बिलीव इन फ्रीडम। अगर ये कुछ भी
कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दियर फीलिंग, अगर अगेंस्ट रूलर है, अगेंस्ट रूलर, तो रूलर, वहां का रूलर इनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेते थे। सो नो डाउट एक तरीके का सेंसरशिप इंप्लीमेंट किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने एक फिगर में भी देखा था, सेंसरशिप वगैरह इंप्लीमेंट कर दिया था। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रहा था। अब हुआ ये कि थ्रू आउट द यूरोप, जहां जहां पे भी, क्योंकि यूरोप में तो उतना स्ट्रांग मिडिल क्लास का होल्डिंग नहीं था स्टेट लेवल पे, लेकिन अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में तो मिडिल क्लास यानी कि लिबरल्स एक बार पूरे के पूरे पावर में आ गए थे। देखो यहां पे जब इनका सप्रेशन हो रहा था, बेसिकली दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज, अपना छुप कर ये लोग अपना आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये खत्म हो गए थे। दे नो कि जो राजा वापस से पावर में आए हुए हैं ये इकोनॉमिकली इनको ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, तो ये अपना सीक्रेट सोसाइटीज बना के और आइडिया ऑफ लिबरल आइडिया और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इसको क्या कर रहे थे ये लोग कंटिन्यूअसली सीक्रेट तरीके से इसको स्प्रेड कर रहे थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1830 में एक अगेन रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, जिसको बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन बेसिकली हुआ क्यों? देखो जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, अंडर दिस ट्रीटी द फ्रांस केम अंडर मोनार्की बोर्बन। पहले बोर्बन फैमिली यहां पे रूल करती थी, नाउ अगेन बोर्बन फैमिली केम इन पावर। फ्रांस में वापस से बोर्बन फैमिली आ गई। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए गए थे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए थे, वो सारे के सारे जो है चेंज करने लगे और एक तरीके से डेस्पोटिक रूल शुरू कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास सिटीजन्स या फिर ये कह सकते हो रिवोल्यूशनरीज का होल्डिंग बहुत अच्छा था, रिवोल्यूशनरी होल्डिंग बहुत अच्छा होने के कारण दे अगेन स्टार्ट टू रिवोल्ट। इन्होंने वापस से रिवोल्ट किया। तो हुआ ये कि जो बोर्बन डायनेस्टी के रूलर थे, बोर्बन डायनेस्टिक रूलर, इनको रिप्लेस किया गया। एक रूलर थे, उनका नाम था लुइस फिलिप। थोड़े से ये मॉडर्न व्यक्ति थे। इनको बिठाया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ना इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले ये थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी तक हमें ये एक बेसिक डिफिनेशन पता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स ओके, डिफिनेशन सही है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो डाउट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ भी कह लो। बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पर्पज होता है जो हमें पता होना चाहिए। वन इज ये प्रोटेक्ट करता है पीपल को, दूसरा ये गाइड और लिमिट करता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट मान लो रूलर है, राजा है, तो उनको गाइड करेगा कि हाँ आप पब्लिक वेलफेयर में ऐसे स्टेप्स ले सकते हो। एट द सेम टाइम लिमिट भी करेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सोसाइटी में कुछ जो है पिछड़ी कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST इवन वुमेन एंड चाइल्ड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रॉपर लिखा हुआ है। आर्टिकल 46 अगर आप चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिकली सोशल रूप से जो पिछड़े हुए उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करो। एट द सेम टाइम वो लिमिट भी कर रहा है कि यू कैन नॉट टेक एनी स्टेप्स थ्रू विच देयर इज अ कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जिसके कारण भेदभाव हो। तो ये लिमिट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम गाइड भी कर रहा है। तो
इस तरीके से इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर द राइट्स ऑफ पीपल, जो पब्लिक के राइट्स को इंश्योर करेगा, एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो विच पुट लिमिट ऑन रूलर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वापस से, इसको आप सेकेंड रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो बिकॉज ऑलरेडी एक चीज एक हो गया था। सेकेंड रिवॉल्यूशन ये था 1830 1830 में। अब जब ये इवेंट हुआ, इस इवेंट को जो है पर्टिकुलर जो एक जब ट्रीटी ऑफ वियना जिसको चेयर किए थे मेटरनिस ने इस इवेंट को लेकर एक बात कहा, एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीज then rest of यूरोप कैच कोल्ड। कहने का मतलब अगर फ्रांस को छींक आती है तो बाकी के यूरोपियन नेशन को, यूरोप के कंट्रीज को भी क्या होगा, कोल्ड यानी सर्दी वगैरह लग जाए। उसका रीजन ये था, उनका कहने का मतलब था कि देखो फ्रांस में तो रिवॉल्यूशन हो गया, नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप। और ये तभी प्रूव भी हो गया क्योंकि इसके जस्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ था तुरंत रिवॉल्यूशन, अगला रिवॉल्यूशन हो गया बेल्जियम में। बेल्जियम में रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये बेल्जियम में जो रिवॉल्यूशन हुआ ये बेसिकली ये पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, ये पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब ये सेपरेट हो गया। मिडिल क्लास पीपल उस टाइम थे वहां पे, दे डिमांड दिया सेपरेशन, अपना सेपरेट हो गए। सो इवेंट्स यहां तक तो सही चल रहा था। अब एक नया फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन देखने को मिला जिसके कारण हमारा नेशनलिज्म का आइडिया या इसको समझने का, ऑब्जर्व करने का तरीका ही चेंज हो गया। अभी तक हमें लगता था कि हाँ ठीक है, देयर इज अ कॉमन आइडेंटिटी लाइक द लैंग्वेज, जियोग्राफिकल रीजन, हो सकता है कॉमन आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट। अब जो है नेशनलिज्म का आइडिया वापस से एक्सपैंड हो गया। इसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं मिटा दूँ। अगर एक बार मैं मैप भी थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको ये फिगर आउट रहे। देखो ये हमारा फ्रांस था सपोज, यहाँ पे स्पेन है, ये फ्रांस है, यहाँ ऊपर जो है नीदरलैंड और यहीं पे बेल्जियम है, यहाँ पे नीचे आपका इटली, यहाँ ऊपर स्विट्ज़रलैंड, इसके इधर जर्मनी, देन पोलैंड और इसके बाद फिर रसिया। ठीक है, ये हमारा इटली है, ये पुर्तगाल है, पुर्तगीज। तो एटलीस्ट मैप दिमाग में रहेगा तो क्लियर रहेगा कि कहानी चल कैसे रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो एक जुलाई रिवॉल्यूशन क्लियर हो गया, आई होप। अब हुआ क्या कि एक ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर जो आज के टाइम में टर्की है, टर्की में एक रूल हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर का। इन्होंने यूरोप के मेजर एरिया को कवर कर रखा था। हुआ ये कि 14 से 15वीं शताब्दी में ग्रीक एक कंट्री है ग्रीस, तो ग्रीस को इन्होंने कैप्चर कर रखा था। अगेन मैं मैप बनाऊंगा, मैप के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको।
ओके, सो ये है फ्रांस, ये इटली, ये ग्रीस, यहाँ पे ग्रीस है, और यहाँ पे है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ये हमारा ग्रीस है। सो हुआ ये कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ये 1820s की बात है, पीपल ऑफ ग्रीस, हम लोग ग्रीस की बात कर रहे हैं, पीपल ऑफ ग्रीस, इनको ये रियलाइज, क्योंकि अदर पार्ट ऑफ यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इनको लगा कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे? ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोमन एम्पायर। तो जैसे ही इन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया, इन लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू की, इन लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, दे गेट एक्साइल्ड। अब इनको तो बाहर फेंक दिया गया। अब बाहर फेंक देने के कारण जो है ये अलग पार्ट ऑफ यूरोप में जाके बस गए। बट स्ट्रगल कंटिन्यू था अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस, अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो हुआ ये कि यहाँ पे एक नए फॉर्म ऑफ कॉमन आइडेंटिटी को देखा गया। एक फ्रांस के पेंटर, आर्टिस्ट कह लो, उनका नाम था यूजिन। अब पूरा नाम देख लेना, आपके बुक में दिया हुआ है इस टाइम। इन्होंने एक आर्ट ड्रॉ की, एक प्रिंट बनाया, पिक्चर ड्रॉ किया। उस पिक्चर का खास बात ये था अबाउट मैसेकर एट चॉस। ये एक आइलैंड था, चॉस एक आइलैंड था ग्रीस का। यहाँ पे इस पूरे फिगर में ये शो करने की कोशिश किया गया कि कैसे ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स जो हैं, आर्मी, वो किस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से इनके साथ अन्याय। यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय करना, यानी कि बूढ़े, औरत, ये पिक्चर में दिखाया गया। तो एक तरीके से यहाँ पे इमोशन शो किया गया कि यहाँ के लोगों के साथ जो है, यहाँ पे जो लोग भी हैं, इनके साथ देखो कितना अन्याय हो रहा है। इमोशन शो किया गया। अब ये इमोशंस इतने लेवल पे वर्क किया, देखो, क्योंकि ग्रीस को जो है कहीं ना कहीं इसको माना जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगर देखा जाए, यूरोपियन सिविलाइजेशन का कोई सेंटर अगर है या फिर ओरिजिन पॉइंट है, वो है ग्रीस। सो समहाउ पीपल तो रिलेटेड थे ही, और इमोशंस ऐसे वर्क किया कि यूरोप के अदर पार्ट ऑफ हर जगह से एक तरीके से सपोर्ट मिलने लगा। इमोशन, पेन, जो भी इनको देख के इस फिगर को पीड़ा हुआ, कैसे औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है, इस फिगर में यही इमोशन को शो करने की कोशिश किया। तो इसके कारण इन लोगों ने, जो लोग एग्जाइल थे, इन लोगों ने पब्लिक से सपोर्ट मांगा। तो लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, जितना कर सकते थे। और इवन अगर आप पता करोगे तो एक और सिचुएशन ऐसा था कि लोगों ने फंड वगैरह रेज किया। तो एक इंग्लैंड के, यूके के एक पोएट थे, नाम था उनका लॉर्ड बायरन। मीन्स इस सपोर्ट का लेवल, अगर इंटेंसिटी अगर हमें चेक करना, तो हम ये देख सकते हैं कि पोएट लॉर्ड बायरन, इन्होंने अच्छा खासा फंड कलेक्ट किया। इवन दे वेंट देयर टू फाइट, ये फाइट करने के लिए वहां पे गए भी। वो बात की बात है कि वहां पे उनका बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया 1824 में। बट फाइनली आउटकम ये हुआ, ह्यूज सपोर्ट के कारण इन 1832 एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस ट्रीटी के साथ ही ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन इस पूरे वॉर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इमोशंस हेल्प
और यू कैन से इमोशन वर्कड टू यूनाइट पीपल, यूनाइट पीपल, या कह सकते हो एक कॉमन आइडेंटिटी फिगर आउट करने की कोशिश किया, एक कॉमन आइडेंटिटी फिगर आउट करने की कोशिश किया। वो भी लिया क्या कि ये हमारा कल्चरल सिविलाइजेशन है, जो यूरोप का आज के टाइम में प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, उसका बर्थ ओरिजिन कहाँ से है, तो ग्रीस से। इवन अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो यू विल फाइंड कि वट एवर इंग्लिश टर्म्स यू यूज, उसका या तो लैटिन कोई रूट होगा या फिर ग्रीस होगा, ग्रीक रूट होगा। एंड यही सेम चीज तो हमारे इंडिया में भी इस्तेमाल हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सो वी रियलाइज कि यार, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों का कहना यह था कि आप बहुत ही बैकवर्ड लोग हो, आप लोगों में सेंस ऑफ सिविलाइजेशन का कोई आइडिया है नहीं। जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गया तो इंडिया वाले भी तो एक्साइटेड हो गए थे। इवन जब अशोक के बारे में पता चला, अशोक के जो भी इनका इनक्रिप्शंस है, इसके बारे में जब पता चला तो पब्लिक के अंदर एक सेंस ऑफ काइंड ऑफ प्राइड डेवलप हुआ और हम लोगों ने यूनाइट होकर आज़ादी ले लिया। तो दैट वाज द पॉइंट टू गिव द मीनिंग। सो इमोशंस, अब ये एक नया चीज हो गया, अब हम लोग इसके बेसिस पे थोड़ा सा आगे देखेंगे। इमोशंस बिकम अ कॉमन आइडेंटिटी, अ कॉमन आइडेंटिटी मीन्स नेशन, एंड व्हेन दिस आइडेंटिटी यूटिलाइज फॉर द पॉलिटिकल गेन इट बिकम नेशनलिज्म। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा इसी में, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मीन्स इमोशंस यूटिलाइज फॉर द कॉमन आइडेंटिटी, कि कैसे भी इमोशंस का इस्तेमाल करके कॉमन आइडेंटिटी फिगर आउट करना। ठीक है, ओके। रोमांटिसिज्म, सो दो वर्ड से बना हुआ है ये। वन इज रोमांटिक, आईएसएम। आईएसएम हमें पता ही है कि जैसे कि आईएसएम आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं रोमांटिक यानी कि इमोशन। सो दिस टाइम इमोशन यूटिलाइज एज ए कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी यानी कि नेशन, टू गेन द पॉलिटिकल मीन्स इसको एज ए आइडियोलॉजी की तरह इस्तेमाल करना टू अचीव पॉलिटिकल एम। ऐसे एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर, कहने का मतलब जो आइडिया ऑफ नेशन था, कॉमन आइडेंटिटी, वो अब लॉजिक, साइंस, वॉर, इससे आगे बढ़ के इमोशंस तक आ गया। तो जर्मन फिलोसोफर्स, नाम था उनका जॉन ग्रैडफील्ड हर्डर, वट एवर नेम इज, आप बुक में ये फिगर आउट कर सकते हो। बट जॉन हर्डर, इन्होंने ये कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर कैरिड बाई, जो जर्मनी का जेन्युइन कल्चर है वो कैरिड बाई कॉमन पीपल, या इसको बोल लो डास वोक, जर्मन लैंग्वेज में कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी, कैरिड बाई कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी, एंड द स्पिरिट ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी की आत्मा है उसको पाया जा सकता है। इसको बोलते हैं वॉक जीस्ट, इसको पाया जा सकता है फोक कल्चर में। फोक कल्चर कहने का मतलब जैसे फोक
फोक सॉन्ग, डांस, म्यूजिक, फूड, प्ले, बहुत कुछ एक्सेट्रा। और अगर हमारे एग्जाम्पल लें, हमारे कंट्री में भी आप पंजाब में चले जाओगे तो वहाँ का फोक सॉन्ग अलग है, वहाँ का फूड अलग है, गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, साउथ का अलग है ना, तमिल का अलग है, तेलुगु आंध्रा का अलग है, केरला का अलग है। तो फोक मतलब लोकल एरिया का खुद का सॉन्ग होता है, डांस होता है, फूड होता है। तो ऐसे ही एक और ग्रिम ब्रदर्स थे जिन्होंने इस आइडिया को इस्तेमाल किया। ग्रिम ब्रदर्स, उनका नाम था, एक का नाम था जैकब और दूसरे का नाम था विलहेम। अगेन आप बुक में देखोगे आपको ओरिजिनल स्पेलिंग या जो भी है ये सब मिल जाएगा। ये लोग लॉ स्टूडेंट थे, लॉ स्टूडेंट। दे वॉन्ट अ यूनाइट नेशन। ये चाहते थे, ये बेसिकली जर्मनी से थे, ये चाहते थे कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आए। और वो किस लिए? क्योंकि उस टाइम पर जर्मनी रूल्ड बाय फ्रांस, ये भी चाहते थे इंडिपेंडेंट होना। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऑलमोस्ट 6 इयर्स इन्होंने फोक स्टोरीज या कह लो जैसे सॉन्ग्स वगैरह, इनको कलेक्ट करना। फोक स्टोरीज कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस, जो जर्मनी के अलग अलग विलेजेस थे वहां से फोक स्टोरीज को कलेक्ट करना और बाद में इसको पब्लिश करना। दे वांट कि पब्लिक को जो है ये रियलाइज हो दैट वी हैव सर्टेन लेवल ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और हमें जो है इसके लिए फाइट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसी इमोशंस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे रिवॉल्यूशन होने की कोशिश हुआ कहीं कहीं पर। अब हम लोग देखेंगे पोलैंड का स्टोरी। पोलैंड का स्टोरी इंपॉर्टेंट है। सो हुआ यूं कि पहले मैप बना लूं, तब इजी वे से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। सो ये रहा हमारा फ्रांस, ये हमारा है इटली, यहाँ पे है ग्रीस, यहाँ पे से फ्रांस जर्मनी होते हुए। सो यहाँ पे जर्मनी, ये रहा फ्रांस, ये स्पेन, ये इटली, यहाँ पे ग्रीस, यहाँ पे है पोलैंड, यहाँ पे है स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। सो बेसिकली यहाँ पे एक रूलर हुआ करता है, एम्पायर होता था जिसका नाम था जर्मनी वाले रीजन में, जिसका नाम था प्रूशिया, और ऑस्ट्रियन हंगरी जोन में जिसका नाम था हैब्सबर्ग। सो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बेसिकली जो पोलैंड था, पोलैंड वो फ्रांस के कंट्रोल में था उस टाइम पे। तो इसको डिवाइड कर दिया गया एमंग रसिया। कुछ पोर्शन रसिया ने ले लिया, कुछ प्रूसिया ने, कुछ अदर एम्पायर्स ने। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मेजॉरिटी ऑफ एरिया ऑफ पोलैंड कंट्रोल्ड बाय रसिया। रसिया मेजॉरिटी एरिया को कंट्रोल कर रहा था। तो जो पोलैंड के लोग थे उनको एक बात तो रियलाइज था कि आज के टाइम में यूरोपियन एरियाज में एक कंसेप्ट ऑफ नेशन यानी कि कॉमन आइडेंटिटी की बातें चल रही है। तो दे वांट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रसिया, ये भी रसिया से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। इवन इनके टीचर्स प्रीचर्स, जो भी फादर बिशप ये लोग थे, दे स्टार्टेड टू टीच अ सर्मन इन देयर पोलिश लैंग्वेज। और ये पोटेंशियल पॉइंट था कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, नेशन बिल्ड करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो फिर रिवॉल्ट होगा। इसके कारण जो है इस चीज को रसिया बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से सप्रेस करता था। और कोई भी व्यक्ति पोलिश लैंग्वेज में अगर कुछ चीज़ें डिलीवर कर रहा है, समझा रहा है या फिर पढ़ा रहा है, तो उस व्यक्ति को या तो जेल भेज देते थे या फिर साइबेरिया यानी कि पूरे कोल्ड रीजन में वहाँ पे भेज देते थे। इसके अलावा रसिया ने सपोर्ट किया, प्रमोट किया रसियन लैंग्वेज को, रसियन लैंग्वेज। अब होगा क्या, ऐसा माना जाता है किसी भी कंट्री को अगर रूल करना है, उसको अपने
कैप्चर में करना है तो 25 to 50 ईयर्स लगता है। करना क्या रहता है, वहाँ का जो न्यू जनरेशन है उसको बस चेंज कर दो, उसके माइंडसेट को चेंज कर दो, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ रिवॉल्ट चेंज हो जाएगा ना। अगर देखो, अगर यहाँ के बच्चे रसियन लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे तो सम हाउ दे विल कनेक्ट विद द रसियन लैंग्वेज, रसिया के कल्चर से कनेक्ट करेंगे खुद को, और जब एक बार रसिया के कल्चर से कनेक्ट करेंगे तो इनका इंटेंसिटी ऑफ प्रोटेस्ट वो डाउन हो जाएगा। अब आप सोचोगे इसका, भाई इसका आज प्रेजेंट टाइम में भी इस्तेमाल देख लो किस लेवल पे है। ये हमारा इंडिया का मैप है। आप आज के टाइम में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अदरवाइज इसके अलावा कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इंडिया के मैप को ऐसे शो करते हैं, मतलब ये वाले पोर्शन को दिखाते ही नहीं है। आप ध्यान से देखा करो मैप को, इस वाले पोर्शन को शो नहीं करते। अब नो डाउट इसमें इंटरनेशनल पॉलिसी या फिर कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल इंटेंशन है। अब अगर जो न्यू जनरेशन है 25 से 50 साल, ये शो किया जा रहा है, आगे के 20 साल तक ये अगर दिखाया जाएगा, स्कूल तक, स्कूल के स्टूडेंट को भी यही देखने को मिल रहा है कि उनको ये वाला मैप हमेशा। तो कल को अगर पॉलिटिकल विल भी हुआ अगर गवर्नमेंट का पीओके लेने का, या फिर चाइना के पास जो एरिया है, भाई अपने ही इंडिया के बच्चे जो ये कहेंगे, यानी कि जो बड़े हो जाएंगे वो बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, तुम इसको कंट्रोल करो ना, इसको मैनेज करो ना। तो सम हाउ इंटेंसिटी ऑफ जो एक प्रोटेस्ट, जो एक विल होगा चीज़ों को गेन करने का, वो डाउन हो जाता है। ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि मैंने कहा इट्स अ सब्जेक्टिव आइडियाज, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन परसेप्शन। तो ये चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली बच्चों के अंदर इन्फ्यूज किया जा रहा है। तो ये हुआ पोलैंड वाला इश्यू। तो इसी सिचुएशन में एक थे कैरोल क्रिपिंस्की। इन्होंने क्या किया, ओपेरा के थ्रू पोलिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। कैसे? बेसिकली ओपेरा होता क्या, इट्स अ काइंड ऑफ प्ले, डांस, स्टोरीज, सारी चीजें कंटेन करता है, जैसे हमारे यहाँ रामलीला होता है उसी तरीके से। तो डांस लाइक यहाँ का 2 फेमस डांस था फोक डांस, एक था पोलनीज, दूसरा था मजूरिका, नॉट मजूलिका, इट्स अ मजूरिका। तो ये दोनों फोक डांस जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग डांस, ये यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, और ये केप्ट अलाइव द फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि नेशन के कंसेप्ट को कंटिन्यूअसली ये अलाइव करके रखे थे। और रिजल्ट ये हुआ फाइनली आज के टाइम में पोलैंड एक अलग कंट्री एग्जिस्ट करता है। सो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जो पोलैंड का इश्यू था, जो बेसिकली इमोशंस के बेसिस पे रिवॉल्ट कर रहे थे। वो और बात है कि उस टाइम पे रिवॉल्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता था रसिया के द्वारा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें इसमें करते हैं। आगे का टॉपिक इकोनॉमिक हार्डशिप, कैसे इकोनॉमी जो है कॉज बनता है प्रोटेस्ट का। इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर, ये सारी चीजें। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप 19th सेंचुरी का। यूरोप का मिड 19th सेंचुरी में यूरोप का ये हाल था कि यहाँ पर पॉपुलेशन जिस लेवल पे राइज हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, नॉट इंक्रीज इन दैट ऑर्डर। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी उस ऑर्डर में नहीं बढ़ा। तो देखने को क्या मिला, एक तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होने के कारण जो है, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लोगों को फेस करना पड़ा, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस, उस टाइम पे बड़ा ही फेमस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पार्टिसिपेट करता था वो था टेक्सटाइल, कपड़ों का। लेकिन कपड़े का जो बिजनेस था वो था होम बेस्ड, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अब मशीन से भी कपड़े बनने लगे।
अब होम बेस्ड कपड़े, कोई घर पे अपने खेत में जो है कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, उस कॉटन को फिर धागे में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग इन थ्रेड, फिर कपड़े बनाना, तो यार मान लो मैक्सिमम तुम्हें 5 से 10 कपड़े ही बना सकते हो, 5 to 10 क्लॉथ। बट व्हाट अबाउट मशीन? मशीन 100 कपड़े बना रहा है, तो भाई इसका तो लो कॉस्ट रहेगा ना, इसका हाई कॉस्ट होने के कारण कोई खरीद नहीं रहा। अगर ये कोई परचेज नहीं करेगा तो इनके पास इनकम होगी नहीं, तो इनकम के मामले में ये जीरो। तो ऐसे ही एक केस स्टडी कह लो या एक स्टोरी था साइलेशिया का। साइलेशिया एक जगह है बेसिकली पोलैंड के नीचे एकदम, ये था साइलेशिया जगह का नाम, और ये उस टाइम पे प्रूशिया एम्पायर के अंतर्गत आता था। और जो साइलेशिया प्लेस था, ये वीवर्स, मतलब यहाँ पे जो है जो बुनकर होते, जो कपड़े बनाते, उन लोगों की कम्युनिटी रहा करती थी। तो इन लोगों को जो काम देते थे कपड़े बनाने का, वो होते थे कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स इनको काम देते थे, काम के बदले में जब ये कपड़े बना देते थे तो इनको जो भी इनका पैसा वैसा होता था, पैसा पे कर देते, फिर अपना ये कॉन्ट्रैक्टर ले जाके इसको सेल आउट करना, कपड़े को सेल करता था। अब हुआ ये, अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होने के कारण, एट द सेम टाइम मशीन प्रोडक्ट, मशीन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको बहुत ही कम, लो कॉस्ट पे करने लगा, लो कॉस्ट पे करने लगा। तो वीवर्स ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया कि भाई इतने में काम नहीं चल रहा और पैसे दो। दे वेंट टू दियर होम, ये जाके इनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। इसने बड़ा ही रूडली बिहेव किया, रूडली बिहेव किया। इवन इन लोग एक दो को धक्के वक्के मार दिए, 4 बात सुना दी, जो भी है। सो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, इनके घर पे अटैक कर दिया, अटैक किया, ये भाग गए, फ्लेड, ये भाग गए। ये लोग प्रोटेस्टर्स जो थे, इन्होंने इनके घर को डिस्ट्रॉय किया, घर में रखे सामान को तोड़ा फोड़ा। बाद में ये आर्मी लेके आए वापस दे केम बैक विद आर्मी। आर्मी ने इन पर अटैक किया, इनको सप्रेस किया। सप्रेस में कई सारे लोग, लगभग 10 से 11-12 प्रोटेस्टर्स यानी कि वीवर्स मारे गए। तो हम कह सकते हैं दे यूनाइटेड, यानी कि वीवर्स जो यूनाइट हुए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप के बेसिस पे ये यूनाइट हुए। बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, इनको फिर सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, एक और स्टोरी है लास्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे थ्रू आउट द यूरोप में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का रिवोल्यूशन तो चल ही रहा था हर जगह। अब रिवोल्यूशन होने के कारण जो है हर जगह, जैसे ज़्यादातर रिवोल्यूशन कौन कर रहा था, यही मिडिल क्लास पीपल। तो ऐसे ही जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, हम लोग स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो समवेयर जर्मनी वाले लोकेशन, ये यहाँ पे। इसमें था क्या कि जो यहाँ की मिडिल क्लास पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल, इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वैसे ही हम रिवॉल्यूशन करेंगे, लाइक फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो इन्होंने, जैसे फ्रांस में फॉर्म हुआ था एक नेशनल असेंबली, अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसी तरीके से इन्होंने बनाया ऑल जर्मनी नेशनल असेंबली। इसके इलेक्शन हुआ, जैसे अभी के टाइम में आप पार्लियामेंट देखो अपने इंडिया में, इसका इलेक्शन हुआ, मोर देन 800 या 830 या 831, अब डेटा देख लेना, मेंबर्स चुने गए। इन्होंने मीटिंग किया, यानी कि फर्स्ट मीट किया एट सेंट पॉल चर्च, और फिर यहां पे इन्होंने जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने का डिसाइड किया। सो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हमें जो जनरल मीनिंग पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बट यहाँ हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी पब्लिक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये 2 बातें ध्यान में रखना। दूसरा, गवर्नमेंट को गाइड करता है और लिमिट करता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में ही
कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जो भी पिछड़े हुए हैं सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिकल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछड़े उनको गाइड गवर्नमेंट को गाइड कर रहा है कि आप उनके वेलफेयर के लिए कुछ करो, वुमेंस के लिए कुछ करो, चाइल्ड के लिए कुछ करो। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिट, यानी कि गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो जिसके बेसिस पे पब्लिक के अधिकारों का वायलेशन हो, तो ये लिमिट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इन्होंने प्रोविज़न दिया जिसके अंदर रूलर होगा किंग। तो उस समय पे फ्रेडरिक विल्हेम ये थे वहाँ के रूलर, विल्हेम IV प्रूसिया के रूलर। इन्होंने ये जो एक्सेप्ट इसका जो इन्होंने जो ऑफर था इसको मना कर दिया, डिनाई, इन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन पॉइंट इज यहाँ पे ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि जो ऑल जनरल नेशनल असेंबली था ये ज़्यादातर मिडिल क्लास पीपल थे। मिडिल क्लास का मतलब बिजनेसमैन, बेसिकली बिजनेसमैन, फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोफेशनल्स। तो ये एक तो जितने भी पीजेंट्स थे कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को अवॉइड करते थे, यानी पीजेंट्स ये फील करते थे कि यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एट द सेम टाइम जो पुअर पीपल थे, आर्टिसंस, वर्कर्स, जो छोटे वर्कर्स थे, उनको भी लगता था कि ये इनका रिप्रेजेंटेशन इनको है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन, जो वुमेन थी, दो वुमेन ने हर एक रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया, अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। इन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाए, वुमेन ने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी बनाए, अपनी जो रिक्वायरमेंट, इनकी जो नीड है पॉलिटिकल नीड, उसको स्प्रेड करने के लिए। बट इवन यहाँ पे जब मोर देन 30 मेंबर्स, इसमें भी एक भी वुमेन नहीं थी और यहाँ पे भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। इवन जब सेंट पॉल चर्च में जब इनका मीटिंग हो रहा था तो इनको जो है फर्स्ट फ्लोर का जो एज ए फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे इनको बिठाया गया एज ए स्पेक्टेटर कि आप बस बैठ के देखो। तो इनको तो कोई किसी भी तरीके का राइट्स मिला नहीं। इसके अलावा लार्ज लैंडलॉर्ड्स, जिनको हम जंकर्स बोलते थे उस टाइम पे, जंकर्स, मिलिट्री, ये सारे के सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। यानी कि ऑल नेशनल असेंबली को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो राजा को सपोर्ट किया। फाइनली राजा ने क्या किया, इस पूरे रिवॉल्यूशन को ख़त्म करके सप्रेस कर दिया, इस पूरे डिमांड को। बट इस टाइम पे कंजर्वेटिव्स को एक चीज़ तो रियलाइज हो गया कि इफ़ यू वांट टू गो फर्दर, आप देखो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आए दिन रिवॉल्यूशंस होते जा रहे हैं। अगर आप रिवॉल्यूशन से बचना चाहते हो तो बेहतर है कि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। तो अब क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है, नेशनलिज्म का आइडिया, कॉमन आइडेंटिटी, या जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, अब ये कंजर्वेटिव ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो राजा लोगों ने डिसाइड किया कि देखो क्या करते हैं कि जो इनको रिफॉर्म चाहिए पब्लिक को हम लोग दे देते हैं। तुमको फ्यूडलिज्म नहीं चाहिए, ठीक है, एंड करो। सर्वडम नहीं चाहिए, एंड करो। तुमको प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहिए, ले लो। तुमको इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहिए, ले लो। एटलीस्ट राजा लोगों को ये तो रियलाइज हो गया कि इस तरीके से हमारे अथॉरिटी पे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब जो है कंजर्वेटिव्स ही जो है इन आइडियाज़ को इस्तेमाल करेंगे, और इसका क्या होता है रिजल्ट, कैसे जो है यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, इटली का, अगले मॉड्यूल में देखने को मिलेगा। बट एक बात तो क्लियर हो गया ना, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, ये मैं शुरू से ही समझा रहा हूँ कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये सारे के सारे जो स्टडी होते हैं कम्स अंडर द सब्जेक्टिव स्टडी, और ये हमेशा समय के साथ अपना रूप बदल रहे हैं। अब ये रूप चेंज होगा इसको अब कंजर्वेटिव ही इसी आइडियाज़ को इस्तेमाल करने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे देखते हैं अगले मॉड्यूल में, फिर नेक्स्ट क्लास में।